मैं अशोक कुमार आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे उपभोक्ता संतुलन पर, जो कि कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का अध्याय सेकंड है, जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो बिंदु हमारे रहेंगे आज के इस वीडियो में, उनमें है उपभोक्ता के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उपयोगिता यूटिलिटी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे उपयोगिता की दो अप्रोच हैं। एक है जो कि गणनावाचक विश्लेषण कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरी है क्रमवाचक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम गणनावाचक विश्लेषण पर सबसे पहले जो प्रथम अप्रोच है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इस गणनावाचक विश्लेषण की मान्यताएं हैं, असम्पशन है, उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और तत्पश्चात हम देखेंगे कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी पर, और उसके बाद अंत में आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जाइए। और ये जो टॉपिक है अध्याय सेकंड, आपकी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप बिंदु लगाइए उपभोक्ता क्या है। चलते हैं आपके नोटबुक के जो चैप्टर अध्याय सेकंड है उपभोक्ता का संतुलन, जो कि पेज संख्या 11 है। इसमें जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में उपभोक्ता के बारे में लिखा गया है। एक उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर इस तरह से खर्च करना होता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। यानी उपभोक्ता में आपको ये बातें लिखनी है। उपभोक्ता हम सभी हैं जो कि वस्तुओं सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए, हमें जो भी वस्तु है जो हमारे लिए उपयोगी है उसको खरीदते हैं। वो सारे के सारे व्यक्ति क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। तो एग्ज़ाम में आपसे उपभोक्ता के बारे में पूछा जा सकता है। आप यहाँ से ये पंक्तियाँ उपभोक्ता के अंतर्गत लिखनी है। उसके बाद हम दूसरा जो बिंदु है उपयोगिता यूटिलिटी, बड़ा महत्वपूर्ण है। जानते हैं यूटिलिटी क्या है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। यानी कोई भी वस्तु हो या सेवा हो जिससे एक उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? उपयोगिता कहेंगे। यहाँ हम देखेंगे जो उपयोगिता है उसमें लाभदायकता और हानिकारक दोनों गुण विद्यमान होते हैं। दोनों गुण विद्यमान होते हैं। लाभदायकता और हानिकारकता से यहाँ हम तात्पर्य ये रहेगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें, कोई व्यक्ति दूध का सेवन करता है, दूध से भी उसको उपयोगिता मिलती है, लेकिन वो दूध उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो शराब का सेवन करता है, उसको शराब से उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। निश्चित रूप से हम कहेंगे शराब से उसको उपयोगिता मिलती है, लेकिन वो उसके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं उपयोगिता का सीधा सा संबंध होगा किसी वस्तु या सेवा जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि करने की उसमें पावर हो, शक्ति हो, वो क्या कहलाएगा? उपयोगिता कहलाएगा। तो इसको भी आपको यहाँ से लिखना है, और जो मैंने एक उदाहरण दिया है उसको भी आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद हम बात करें अगला बिंदु, उसमें आ गया गणनावाचक विश्लेषण कार्डिनल एनालिसिस। बड़ा महत्वपूर्ण है, उपयोगिता की प्रथम अप्रोच है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंतर्गत इस विश्लेषण में, इस एनालिसिस में बात की गई है उपयोगिता को मापने की। इनके अनुसार गणनावाचक जो भी अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार ये है कि उपयोगिता को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। इसमें निम्न बिंदुओं को लिखना है, आप उसको नोट आउट करते जाना। गणनावाचक विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल, पिगू आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। इनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, इसकी गणना की जा सकती है। और उपयोगिता आत्मनिष्ठ एवं अंतरावलोकनीय धारणा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस जो कंसेप्ट है, ये जो विश्लेषण है, इस एनालिसिस में ये बात की गई है
कि अंतरावलोकन या आत्मनिष्ठ, यानी हम ये मानकर चल रहे हैं इसके अंतर्गत हमारे साथ जो भी जैसा भी घटित होता है वो हम दूसरे पर भी वैसा ही मान लेते हैं, उसी प्रकार हम उसका अवलोकन करते हैं। जैसा कि हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी वस्तु का एक के बाद एक प्रयोग कर रहा है, जैसा कि इसमें आगे हम बात करेंगे। जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति है जो रोटी का सेवन करता है तो पहली रोटी से उसकी यूटिलिटी सबसे अधिक होगी। जैसे जैसे वो एक के बाद एक रोटी का सेवन करता जाएगा उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घटती जाएगी और एक बिंदु ऐसा आएगा या एक रोटी की इकाई ऐसी आएगी जहां उसका पेट भर जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट हम ले रहे हैं वही हम दूसरे के लिए भी यही मानकर चल रहे हैं, उसका भी अवलोकन हम इसी प्रकार करते हैं कि उसकी भी उपयोगिता में धीरे धीरे क्या होगी, कमी होगी। इसके साथ साथ बच्चों आपको ये भी लिखना है कि मार्शल के अनुसार, यहाँ देखना आप इस पैराग्राफ में, मार्शल के अनुसार उपयोगिता का माप उसी तरह संभव है जैसे दूध को लीटर में मापते हैं, ऊंचाई को मीटर में मापते हैं, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं और तापक्रम को डिग्री के द्वारा मापा जाता है। ठीक इसी प्रकार इन अर्थशास्त्रियों का, जिनमें मार्शल और पिगू महत्वपूर्ण आते हैं, उनका मानना है कि उपयोगिता को भी मापा जा सकता है और इसकी एक इकाई दी है यूटिल्स के रूप में इसको मापा जा सकता है। यहाँ ये देखो, जैसे किसी वस्तु को 20 रुपये में हम खरीद रहे हैं तो यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि उसकी यूटिल्स उपयोगिता 20 के बराबर है, जिसकी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत इन बिंदुओं को जो भी अभी मैंने बताया है उनको आपको लिखना है। आगे इसके बाद अगला बिंदु हम देख रहे थे वो था मान्यताएं असम्पशन, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें हम देख रहे हैं मान्यताएं क्या क्या हैं, जो कि आपकी नोटबुक में, आप किताब में आप देख पा रहे होंगे कि ये मान्यताएं हैं। और इसमें पहली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील रेशनल है। उपभोक्ता विवेकशील रेशनल से तात्पर्य है वो व्यक्ति या वो उपभोक्ता रेशनल होगा जिसको अपनी संपूर्ण आय की जानकारी हो, संपूर्ण आय की जानकारी हो। दूसरा, अगर उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण गुण देखें तो वो जो उसकी जो उपयोगिता है उसको वो क्या करना चाहेगा, अधिकतम करना चाहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति या उपभोक्ता नहीं चाहेगा कि उसकी उपयोगिता कम हो। सभी उपभोक्ता जो रेशनल होंगे वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहेंगे। इसके अलावा इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अगर गुण देखें तो उसे बाज़ार में जो वस्तुओं के उपलब्ध विकल्प हैं, कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना है, उन विकल्पों का पूरी जानकारी है। जैसे बाज़ार में विभिन्न वस्तुएं हैं जिनका वो दैनिक प्रयोग भी करते हैं, उनके विकल्प की उसको पूरी जानकारी होती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उस विकल्प की तो जानकारी है ही, बल्कि इसके अलावा हम देखेंगे कि उसे उन विकल्पों में तुलना करने में भी वो सक्षम होता है कि कौन सा विकल्प चुनने से उसकी उपयोगिता अधिक होगी और कौन सा विकल्प उसको बाद में चुनना चाहिए, कौन सा पहले चुनना चाहिए, उसको भली भांति उसमें वो जानकारी होती है और वो उसको विकल्प का चयन करने में सक्षम भी होता है और उसकी तुलना करने में भी सक्षम होता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे पांचवा महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि वो संपूर्ण आय को खर्च कर देता है। अर्थात हम यूँ देखें कि एक रेशनल उपभोक्ता न तो बचत करता है और न ही उधार लेता है। ये जो तमाम मैंने बिंदु बताए हैं वो सारे के सारे बिंदु उपभोक्ता विवेकशीलता के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम बात करें, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को क्या करता है, अधिकतम करता है, अभी हमने बात कर ली। इसी के साथ हम देखेंगे कि यह माना जाता है कि उपभोक्ता विभिन्न पसंदों व चयन की पूर्ण जानकारी होती है। जो भी
उसकी पसंद है, जिन जिन वस्तुओं का वो प्रयोग करना चाहता है उनकी जानकारी होती है। और उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की ये असम्पशन बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, उसको मुद्रा के रूप में यहाँ मापा गया है। और मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कांस्टेंट मानी गई है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो चौथी मान्यता हमने देखी थी मुद्रा के रूप में मापने के, तो उसको रुपए को हमने यूटिलिटी के बराबर लिया है। इन 20 रुपये हम अदा कर रहे हैं तो उसकी यूटिल्स कितनी हो रही है, 20 हो रही है। लेकिन यहाँ जो अंतिम जो असम्पशन है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वो कांस्टेंट रहती है। मतलब यहाँ तात्पर्य मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से है कि जैसे पहले 1 रुपये से जितनी इकाई आ रही है, मान लें कि 2 इकाई आ रही है, तो आगे भी 1 रुपये से 2 ही इकाई वस्तु की आनी चाहिए। वही उसी वस्तु की 2 इकाइयाँ आनी चाहिए, न तो ये बढ़नी चाहिए और न घटनी चाहिए। अर्थात मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये बिंदु है, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना है। जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके प्रकार से आपको, और इन बिंदुओं से आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, ये क्या होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता पर। तो यहाँ हम देखें कुल उपयोगिता, तो किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि उसे प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, एक तालिका हमने ली है कि हम यहाँ देखें कि पहले हमने 0 इकाई केले की है, कोई हमें यूटिलिटी नहीं मिली है, लेकिन पहली इकाई हमने ली तो हमारी जो उससे उपयोगिता कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। दूसरी इकाई से हमें उपयोगिता कितनी मिली है, 16 मिली है। अगर कुल उपयोगिता की बात करें 10 इकाई की तो 10 + 6 यानी 16। अगर तीसरी इकाई और हम केले का प्रयोग कर रहे हैं तो तीसरी इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो 4 है। लेकिन टोटल यूटिलिटी 3 इकाइयों की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे 10 + 6 + 4, ठीक है। इस प्रकार पांचवी इकाई, ये चौथी इकाई की हम बात कर रहे हैं तो दो उपयोगिता मिल रही है। और यहाँ हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी तो वो कितनी प्राप्त हो रही है, 22। और पांचवी इकाई अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही है। लेकिन कुल उपयोगिता की बात करेंगे 10 + 6 + 4 + 2 + 0 यानी 22। यहाँ हम ये देखेंगे कि जो भी वस्तु की इकाइयों का हम एक निश्चित समय में प्रयोग कर रहे हैं तो उससे प्राप्त उपयोगिता हमें घटती हुई प्राप्त होगी। लेकिन एक समय और एक वस्तु का आकार निश्चित होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, अगर हम इनको रोटी के इकाइयों के आधार पर देखेंगे तो पहली रोटी की इकाई से सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो रोटियों का प्रयोग करेगा उसकी उपयोगिता है वो घटती हुई प्राप्त होगी। और एक बिंदु वहाँ होगा जो उसकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और जहाँ कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि कुल उपयोगिता की बात करें तो जैसे हम 4 इकाइयाँ हमने प्रयोग की है, 4 इकाइयों की कुल उपयोगिता की बात करें तो कितनी होगी, 22 होगी। और 22 कैसे आई, 10 + 6 + 4 + 2, यानी जो विभिन्न इकाइयाँ हमने प्रयोग की, पहली इकाई केले की की, दूसरी इकाई का प्रयोग किया, तीसरी का किया और चौथी का, इनका योग कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ आपसे कुल उपयोगिता के बारे में पूछा जा सकता है, तो कुल उपयोगिता आपने लिख दी। इसके बाद इसके कुल उपयोगिता का आपको सूत्र भी लिखना है। तो ये क्या होगा, TUN बराबर क्या होगा, N का मतलब है, TU का मतलब तो टोटल यूटिलिटी, N का मतलब इकाइयाँ। 4 इकाइयाँ हो तो N कितना होगा, 4। 5 इकाइयाँ हो तो 5 हो जाएगा, 6 इकाइयाँ हो तो 6 हो गया। ठीक है, जैसे 4 इकाइयों की बात करें तो U1 + U2 + U3 + U4, अर्थात हम देखेंगे U1 कितना है, 10 प्राप्त हुई, फिर कितनी हुई, 6, फिर 4, फिर कितनी हुई, 2। तो इस प्रकार हम देखेंगे 4 इकाइयों की टोटल यूटिलिटी हम देखेंगे 22। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब बात करें हम सीमांत उपयोगिता की, मार्जिनल यूटिलिटी बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण बिंदु है।
यहाँ हम सीमांत उपयोगिता देखें तो कोई भी वस्तु है उसकी एक अतिरिक्त इकाई, किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में आने वाला जो परिवर्तन है वो सीमांत उपयोगिता कहलाता है। जैसे इसका ये सूत्र है MUN बराबर TUN, TUN है माइनस TUN-1। ठीक है, अब ये इसको हम समझने का प्रयास करें। जैसे हम यहाँ देखें, आपसे पूछे कि पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है, 10 है। कैसे निकाली? तो पहले हम कितनी इकाई केले की प्रयोग कर रहे थे, 0। टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 0। लेकिन पहली इकाई होने पर टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 10। कितने का परिवर्तन हुआ, 10 का। आगे हम बात करें दूसरी इकाई का, जैसे ही हमने प्रयोग किया है तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 16। ठीक है, अब कितने का परिवर्तन हुआ है, तो 16 माइनस 10 यानी 6। अर्थात हम यहाँ देखेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई और प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ है उसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। अर्थात सीमांत उपयोगिता से हम समझें कि एक अतिरिक्त इकाई और बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ है। अगर तीसरी इकाई की पूछें तो सीमांत उपयोगिता हमारे सामने निकल कर आ रही है 4। और 4 कैसे निकल कर आई, 20 माइनस 16, 20 माइनस 16। ठीक है, ये अब देखें कि दूसरी इकाई, 2 इकाइयों की टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 16 थी। जैसे ही एक इकाई अर्थात तीसरी इकाई हो गई तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई थी, 20। तो इस प्रकार कितने का परिवर्तन हुआ, 4 का परिवर्तन हुआ। अब ये जो टेबल बनाई गई है इसको आपको किसी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखना कि ये जब टेबल बनाते समय ये जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो कॉलम है ये बना रहे हो तो ये घटता हुआ बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी हम वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं उससे जो प्राप्त उपयोगिता है उन्हें कैसे प्राप्त होगी, घटती हुई प्राप्त होगी। तो आप इसको 10, 8, 6, 4, 2, 0 इस प्रकार से आप इसको काम में बना सकते हो, प्रयोग में कर सकते हो। और टोटल यूटिलिटी कैसे आई, तो ये 10 है, 10 प्लस 6 यानी 16, 16 प्लस 4 यानी 20। इस प्रकार से 20 प्लस 2 यानी 22, 22 प्लस 0 यानी 22 और 22 माइनस 2 यानी 0। अब एक प्रश्न यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये 0 है, ये 0 पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है जहाँ एक उपभोक्ता को पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है, पेट भर जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है 0, कुल उपयोगिता क्या होता है, अधिकतम, क्योंकि इस पूरे कॉलम में 22 सबसे बड़ा मान होता है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जहां सीमांत उपयोगिता 0 होती है वहां कुल उपयोगिता होती है अधिकतम। या इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कुल उपयोगिता अधिकतम हो वहां सीमांत उपयोगिता 0 होती है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। और यहाँ हम देखें कि सीमांत उपयोगिता ये धनात्मक है, ठीक है, लेकिन घटती हुई है, तब तक कुल उपयोगिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाएगा कि ये माइनस वाला स्थिति नहीं आती है, क्योंकि एक उपभोक्ता जब उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है तो कोई भी ऐसा उपभोक्ता, विवेकशील उपभोक्ता ऐसा नहीं करना चाहेगा कि उसके बाद वो और प्रयोग हो जिससे उसकी उपयोगिता, कुल उपयोगिता क्या होने लग जाए, घटने लग जाए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में जाना है। आपको कुल उपयोगिता के बारे में पूछा जाए एग्जाम में तो कुल उपयोगिता की परिभाषा लिखनी है और सूत्र भी लिखना है। अगर 4 नंबरों के प्रश्न में पूछा जाए तो आपको ये टेबल भी बनानी है और कुल उपयोगिता का ये वक्र भी बनाना है। बड़ा आसान सा वक्र है। सामान्यतः जो वस्तु की इकाइयाँ होती है उसको इस क्षैतिज अक्ष, जिसको धरातल अक्ष भी कहा जाता है, उस पर दर्शाया जाएगा और लंबवत अक्ष पर कुल उपयोगिता। यहाँ पैमाना लेना है तो पैमाना न तो ज़्यादा बड़ा हो न ज़्यादा छोटा हो, तो यहाँ 2-2 का पैमाना लिया है। चूँकि जैसे
हमने देखा टेबल में कि पहली इकाई से जो कुल उपयोगिता हमें कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। तो ये आपको यहाँ देखना है कि 10 के बराबर यहाँ डॉट लगा दिया। दूसरी इकाई से हमें टोटल यूटिलिटी कितनी है, 16 के बराबर। तीसरी से कितनी है, यहाँ हम देख रहे हैं 20 के बराबर डॉट लगा दिया। फिर यहाँ 22 हो गया, फिर 22 हो गया और ये है। इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें ये टोटल यूटिलिटी कर्व है वो प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूछा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लिखना है कि एक अतिरिक्त इकाई और वस्तु की प्रयोग करने पर, उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता। और ये हम देखेंगे कि टेबल के अनुसार यहाँ केले की मात्रा ले ली और यहाँ हमने पैमाना ले लिया है, न तो बड़ा हो न ज़्यादा छोटा हो। और उन बिंदुओं को जैसे कि पहली इकाई पर 10 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, -2 है, और इनको हम मिलाकर मार्जिनल यूटिलिटी वक्र या कर्व को बनाया है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इस कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उपयोगिता ह्रास नियम है उसके बारे में बात करेंगे, सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बात करेंगे। उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आज के लिए बस इतना ही।